बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं सब बच्चे? चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे। टॉपिक अपना यहां पर नया। ठीक, लास्ट क्लास में हमने चर्चा समाप्त कर ली थी अपनी। आज टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। बेटा कौन सा शुरू करेंगे? हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में भी और बहुत सारे सब्सीक्वेंटली फ्यूचर चैप्टर्स में भी, सीए फाउंडेशन में भी, सीए इंटरमीडिएट में भी। ठीक, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए शुरुआत में करा रहा हूं। इसके बड़े सारे कॉन्सेप्ट उठकर फाइनल अकाउंट्स में भी जाएंगे। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इसके हम एरर्स में भी यूज करेंगे। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैं पार्टनरशिप में भी लेकर जाऊंगा। ठीक, कुल मिलाकर बात यही क्या कि बेटा बेहद ही क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हर बार क्वेश्चन आता है इन्वेंट्री का। बीआरएस का क्वेश्चन भी हर बार आएगा और इन्वेंट्री का क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, दिस इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2। AS2 पूरा का पूरा चैप्टर AS2 से गवर्न होगा। AS2 जानते हैं क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं अकाउंटिंग करने के। बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय ICAI। ट्रू फॉल्स आया है एग्जाम में एक बार कि इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इशूड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज या इशूड बाय ICAI। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? आर ऑलवेज इशूड बाय ICAI। और क्योंकि हम ICAI का ही कोर्स कर रहे हैं, मेरे लिए AS बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूरा का पूरा AS यहां पर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रेलिवेंट पार्ट सीए फाउंडेशन में एप्लीकेबल होगा। बाकी कुछ एडवांस पार्ट हम सीए इंटरमीडिएट में जाकर पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर जितने रूल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, जितने कॉन्सेप्ट करेंगे, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली AS2 से ही उठकर आया होगा। बेटा ठीक है यहां तक की बात? तो शुरू कर दें चैप्टर अपना। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कुछ भी कह लीजिए बेटा। लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गया। क्या बेटा? बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत आसान है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें एज सच मुझे नहीं आएगी। लगभग 4 से 5 क्लास लगेंगी आज के बाद और इस टॉपिक को खत्म करने में। ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है यहां पर, सबसे पहली बात आती है बेटा यहां पर, ये 2 वर्ड्स हैं, इन्वेंट्री और दूसरा क्या है? वैल्यूएशन। मतलब क्या? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक। अच्छा, ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब क्या? स्टॉक का मतलब गुड्स। अच्छा, गुड्स। स्टॉक का मतलब क्या हुआ बेटा? स्टॉक का मतलब हुआ गुड्स। ये आप बता रहे हो, मैंने कुछ नहीं बोला अभी, ये तो आप जो बोल रहे हो वो लिखता जा रहा हूं मैं। इन्वेंट्री का मतलब सर स्टॉक या गुड्स या एसेट। मतलब कोई भी एसेट होगी वो इन्वेंट्री हो जाएगी? कैसी बात कर रहे हो भाई? इन्वेंट्री एसेट भी होती है, ये तो कह सकते हो, लेकिन इन्वेंट्री का मतलब एसेट नहीं है। एक एसेट, बहुत सारी एसेट में से एक एसेट इन्वेंट्री है, वो कहना तो ठीक है। ठीक, चलो जी, अगर यहीं से शुरुआत करें, इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक
या गुड्स या बेटा बात करें सरल शब्दों में माल। माल मतलब हाँ, वो माल वो वाला माल नहीं है। ठीक, माल का मतलब क्या हुआ? माल का मतलब गुड्स, कुछ ऐसे गुड्स इन विच वी आर डीलिंग, विच आर मेंट फॉर सेल एंड परचेज। वो स्टॉक, वो गुड्स, वो एसेट, वो एसेट जो मैंने अपने बिजनेस में रखी हुई है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। रीसेल के उद्देश्य से मैंने अपने पास जो रखा हुआ एसेट, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री या स्टॉक या गुड्स। इतनी बात समझ में आती है? ये बताओ, ये फर्नीचर पड़ा हुआ है मेरे पास, ये इन्वेंट्री है या नहीं है? दिस इज नॉट मेंट फॉर सेल। मेरे को कोई आके बच्चा कहे सर ये फर्नीचर आप एक बेंच 1000 रुपए में लाए थे, ये लो 1200 रुपए और मुझे बेंच बेच दो, क्या मैं बेंच बेच दूंगा? ओ भाई मेरा काम थोड़ा है, एड्रेस दे रहा हूं वहां से जाकर ले ले। मेरा काम ये फर्नीचर खरीदने बेचने का नहीं है। मैंने ये फर्नीचर क्यों खरीदा? बोलो, जिससे कि मैं इसे यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। काश बच्चे नीचे बैठ पाते दरी पर तो मैं फर्नीचर ना खरीदता। बोलो बेटा, मैं कहता बेटा फर्नीचर तो है नहीं, अपनी अपनी दरी लेकर आया करो, अपने अपना मैट लेकर आया करो, बिछाओ और बैठ के पढ़ाई शुरू कर दिया करो। बोलेंगे सर अपने घर पे रहो, हम भी अपने घर पे रहेंगे, हमें नहीं पढ़ना वढ़ना। तो क्योंकि मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, तो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए मैंने एक एसेट परचेज की। नाउ दिस एसेट इज नॉट द इन्वेंट्री। क्या है ये मेरे लिए? क्या है फर्नीचर? ये फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट, इसको मैं अपनी बैलेंस शीट में कितने पर दिखाऊंगा, यह बताएगा मुझे एक दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन सा? AS 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील्स विद प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। फिक्स्ड एसेट की बात करता है, वो फिक्स्ड एसेट की बात करता है। लेकिन जब ये फर्नीचर मेरे पास लाया खरीद कर में, उससे पहले ये फर्नीचर मर्चेंट के पास पड़ा हुआ था, गोडाउन में उसके। मुझे बताओ उसके लिए ये क्या था? उसके लिए ये इन्वेंट्री थी। जब 31 मार्च को फर्नीचर मर्चेंट ने अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी, बोलो बेटा, तो उसमें स्टॉक आया होगा। हाँ बोलो। वो स्टॉक उसने कैसे वैल्यू किया होगा? एज पर AS2। उसके ऊपर AS2 लग जाएगा। लेकिन जब यही फर्नीचर मैं खरीद लाया तो मेरे ऊपर कौन सा लगेगा? AS। अब मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, मैं इसका वैल्यूएशन करूंगा एज पर AS 10, यानी सेम एसेट थी। सेम एसेट थी। द सेम एसेट इज इन्वेंट्री फॉर वन पार्टी बट फिक्स्ड एसेट फॉर अनदर पार्टी। यानी नाम देखकर तय नहीं होगा, नाम देखकर तय नहीं होगा कि ये फिक्स्ड एसेट है या इन्वेंट्री है। बिल्डिंग, बताना जरा, फिक्स्ड एसेट है या इन्वेंट्री है? कुछ भी हो सकती है। अगर मेरा बिल्डर हूं मैं, मेरा काम ही है बिल्डिंग बनाकर बेचना, अब बिल्डिंग क्या हो गई मेरे लिए? इन्वेंट्री। और मैंने जो ये फ्लोर परचेज किया हुआ है पूरा, मेरे लिए क्या है? ये फिक्स्ड एसेट है। बेटा क्लियर है बात? वो अलग बात है, कुछ ना बोले, मैंने बोला मेरे पास बिल्डिंग पड़ी है, तो ठीक है सर हम इसको फिक्स्ड एसेट मानेंगे। हाँ, अगर मैं बोल दूंगा बिल्डर है तो समझ जाओगे ना। अब तो मैं बोलूंगा फर्नीचर पड़ा है, तो अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड क्या मान लोगे? फिक्स्ड एसेट। मैं बोलूं फर्नीचर डीलर के पास फर्नीचर पड़ा है, इन्वेंट्री। बेटा क्लियर है बात? सरल शब्दों में एक बात बोल रहा हूं बस मैं, सारी बातों का निचोड़, कि नाम से तय नहीं होगा। बिकॉज द सेम एसेट कैन बी इन्वेंट्री फॉर वन पार्टी, कैन बी फिक्स्ड एसेट फॉर अनदर पार्टी। अगर इन्वेंट्री है तो इस चैप्टर में आएंगे, और अगर फिक्स्ड एसेट है तो CA इंटरमीडिएट में जाकर सीखेंगे, AS 10 में, जिसका नाम है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। पहले उसका नाम अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट होता था, AS 6 का नाम डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग होता था। इंस्टीट्यूट ने दोनों AS मिक्स कर दिए, नया AS बना दिया AS 10, नाम रख दिया प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। AS 6 विड्रॉ कर लिया।
कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने? पढ़ा होगा ना शायद आपने कहीं पढ़ा होगा, पुरानी बात बता रहा हूं सारी। ये AS6 AS10 पहले होते थे, दोनों को मिलाकर AS10 बना दिया और नया नाम रख दिया उसका प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स। खैर कमिंग बैक, AS2, तो AS2 सिखाएगा मुझे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ बेटा? स्टॉक। स्टॉक का मतलब एसेट्स विच आर मेंट फॉर रीसेल। अभी तक मुझे लगता था कि जो एसेट मेरे पास रीसेल के लिए पड़ी हुई हैं, जो एसेट मेरे पास रीसेल के लिए पड़ी हुई हैं, वो मेरी इन्वेंट्री हो जाएगी। अच्छा एक बात और सुनो, ये फर्नीचर अभी चेंज किया है मैंने, पहले यह दूसरी चेयर्स पड़ी हुई थी, वो चेयर्स उठाकर, क्योंकि बेकार हो गई, मैंने कहा अब इसको खत्म करेंगे, उठाकर मैंने ऊपर डाल दी छत पर। कोई कबाड़ी आएगा, अच्छे पैसे देगा, उसे बेच देंगे। कबाड़ी आएगा, भाई यहां नया फर्नीचर आ गया, पुराना फर्नीचर उठाया, अलग डाला हुआ है स्टोर रूम में, इंतजार कर रहा हूं कोई कबाड़ी आए, अच्छा भाव लगाए, उसे मैं बेच दूं। मेंट फॉर रीसेल। नो नहीं, हां पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं मैं। वो जो फर्नीचर पुराने वाला पड़ा हुआ है, दैट इज मेंट फॉर रीसेल, हां या ना? अरे बेचने के लिए है वो। कबाड़ी को ढूंढ रहा हूं, कोई अच्छा, 2-3 कबाड़ी देख के जा चुके हैं, लेकिन मुझे भाव पसंद नहीं आ रहा उनका। अब ये बताओ, ये फर्नीचर जो यहां पड़ा है वो तो फिक्स्ड एसेट है, जो फर्नीचर वहां स्टोर रूम में पड़ा हुआ है वो फिक्स्ड एसेट है या इन्वेंट्री है? इन्वेंट्री हो गई कि नहीं हुई? बोलो बेटा। मेंट फॉर रीसेल है, क्योंकि मेंट फॉर रीसेल है। हां बोलो। नहीं होगा। मैं जान के हां बुलवाता हूं आपसे, आप गलत बोलो पहले, फिर आपको शर्मिंदगी महसूस हो, आप गालियां दो अपने आप को, और फिर समझ में आएगा आपको सही क्या होना चाहिए था। बताओ बेटा क्यों एसेट? अरे यही तो बताया सर आपने, हमने भी वही बोल दिया। ये देखो सर, आपने बोला एसेट्स मेंट फॉर रीसेल, तो सर ये जो फर्नीचर पड़ा हुआ है बराबर में स्टोर रूम में, दैट इज मेंट फॉर रीसेल, तो वो इन्वेंट्री ही तो हो गया। हो गया, अभी तक तो हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये पूरी बात है नहीं। एसेट मेंट फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आता है इसका मतलब? बेचने के लिए पड़ा हो और वो ही मेरा धंधा भी हो, वही मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो। अब समझो, वो बेचने के लिए पड़ा हुआ है क्या फर्नीचर? हां, लेकिन क्या वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं है। तो क्या हो गया? क्या वो इन्वेंट्री है? नहीं है। तो क्या है वो इन्वेंट्री? नहीं है तो फिक्स्ड एसेट है। वो अलग बात है, वो अलग बात है। जानते हो क्या होगा? ऐसे बता रहा हूं, एक्स्ट्रा बात। बैलेंस शीट में AS10 कहता है फिक्स्ड एसेट दिखाएंगे आप इन एक्टिव यूज, नॉट इन एक्टिव यूज। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। यहां कौन सा फर्नीचर आएगा? जो क्लासरूम में पड़ा हुआ है। यहां कौन सा फर्नीचर आएगा? जो स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। वैल्यूएशन कैसे होगा? वो सबका AS10 सिखाएगा। इस चैप्टर की बात कर ही नहीं रहा मैं, तो ऐसी ज्ञान बांट रहा हूं फालतू में आपको। अभी बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बताना मुझे सिर्फ ये था कि वो जो फर्नीचर पड़ा हुआ है, ऑल्दो दैट इज मेंट फॉर रीसेल, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वर्ड और भी है। क्या? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये भी एक शर्त जुड़ी हुई है। जब ये दोनों शर्त पूरी हो जाएंगी तब उसे इन्वेंट्री कहिएगा। सब लिखा हुआ है, लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो, सुनो ध्यान से बस आप, ठीक है ना? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर भी कुछ चाहो नोट करना कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे जब बोलूंगा। कुछ बच्चों की आदत होती है लिखना ही लिखना है, लिखना नहीं लिख करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ओके विद इट। बट उसे देखकर बाकी बच्चे परेशान, नो पता नहीं क्या कर लिखे जा रहा है, ये तो मैं ही ना लिख रहा कुछ ना। टेंशन की जरूरत नहीं है, कुछ और आवश्यकता होगी लिखवा दूंगा, वरना लिखा हुआ है। कमिंग बैक, तो सर अब बात आई, ये जो एसेट है विच इज मेंट फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये क्या बन जाएगी मेरे लिए बेटा? नाउ दिस इज कॉल्ड एन
इन्वेंट्री। AS2 ने भी यही कहा, AS2 ने भी यही कहा। क्या कहा? इन्वेंट्री मीन्स एसेट्स विच आर मेंट फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन सिर्फ ये ही इन्वेंट्री नहीं है, सिर्फ ये ही इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री कई प्रकार की हो सकती है, इन्वेंट्री कई प्रकार की हो सकती है। ठीक, इन्वेंट्री कई प्रकार की हो सकती है। इन्वेंट्री कितने प्रकार की हो सकती है ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है। मतलब सर बेटा, या तो ऑर्गेनाइजेशन होगी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, या तो होगी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या होगी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग भी। इन दोनों में जरा फर्क बताओ, फर्क क्या होता है? ट्रेडिंग में क्या होगा? माल खरीद कर लाए 10 रुपए का, 12 रुपए में 15 रुपए में बेच दिया करेंगे, सेल परचेज करना ट्रेडिंग। यहां क्या होगा? यहां पर कुछ खरीद कर लाएंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसके फॉर्म को चेंज कर देंगे और बाद में उसे बेचेंगे हायर मुनाफे पर। क्लियर है बात? दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग या नॉन ट्रेडिंग। अगर आप मान लेते हैं मेरा फर्नीचर का ही काम है, चेयर्स का काम है, अगर मैं ट्रेडर हूं, मेरे गोडाउन में जाकर देखोगे, बताओ आपको क्या नजर आएगा? आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा ये चेयर्स नजर आएंगी। बोलो बेटा, मेरे गोडाउन में अगर आप विजिट करोगे तो आपको बड़ी सारी चेयर रखी हुई मिलेंगी विच आर मेंट फॉर रीसेल। ग्राहक आज आ जाए, आज बेच दूंगा कम ज्यादा करके, मोल भाव करके। बोलो बेटा, मेंट फॉर रीसेल। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तो बेटा मेरे गोडाउन में आपको क्या मिलेगा? अगर आप मेरे गोडाउन में आइएगा तो बड़े सारे बेटा ये वुडन के ब्लॉक्स मिल जाएंगे। क्यों खरीदे हुए मैंने ये? कल को इनको काट पीट करके क्या करूंगा बेटा? चेयर्स बनाने का मेरा मन था। कुछ चेयर्स मिल जाएंगी आपको जो तैयार हैं, रेडी फॉर सेल। बोलो बेटा, यही होगा कि नहीं होगा? कुछ तो मिलेगा आपको। क्या बेटा? कुछ तो मिल जाएंगे ये वुडन ब्लॉक्स विच हैज टू बी यूज्ड, विच कैन बी यूज्ड। अच्छा, वुड क्यों रखा हुआ है आपने? अरे मंगा लिया था ना एक साथ पूरा कंसाइनमेंट, ट्रक आ गया था, धीरे धीरे काट पीट करके चेयर्स बना रहे हैं उसकी। बेटा बोलो ना, 31 तारीख को मेरे गोडाउन में घूम रहे हो आप? इस टाइम घूमो ना, दिमाग में घूमो कि आप मेरे गोडाउन में आए हो, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे गोडाउन में क्या मिलेगा? एक तरफ लकड़ियां पड़ी हुई हैं बहुत सारी। आपने पूछा सर क्या करोगे? बेटा मंगा ली थी एक साथ, धीरे धीरे काट पीट करके चेयर्स बनाऊंगा। थोड़ा आगे निकले आप, क्या दिख गई आपको? बहुत सारी चेयर्स। सर ये क्या? बेटा माल तैयार हो गया है ना, कोई ग्राहक आएगा तो बेच देंगे, ऑर्डर आएगा तो पूरा कर देंगे। और साथ में आपको क्या मिलेगा? बेटा कुछ ये भी मिलेगा। बताओ बेटा क्या ये? क्या ये वुड है? बोलो बेटा, ना ही ये वुड है और ना ही अभी ये चेयर बन पाया। बोलो बेटा, ये चेयर है क्या? अभी इसमें दो ही पैर हैं इसके। समझ में आ रही है बात? ठीक, ना तो ये वुड बचा है और ना ही अभी ये चेयर बन पाया है। ठीक, अगर ये रेडी फॉर सेल होता तब क्या कहते इसे? तब तो कहते इसे फिनिश गुड्स। बोलो बेटा, फिनिश गुड्स। तो ये भी क्या हो गया? रेडी फॉर सेल, फिनिश गुड्स। और बेटा जो आपने
माल परचेज किया, इसे क्या कहिएगा? नो, दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। और बेटा ये क्या है? दिस इज कॉल्ड अनफिनिश्ड गुड्स, या जनरली हम क्या बोलते हैं इसे, जो ज्यादा कॉमन नाम है, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। और AS2 ने अब कहा, AS2 ने अब कहा कि इन्वेंट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। ये किसकी बात कर रहे हैं जरा बताना, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी बोलो। ये हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट में किसकी? फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेंट फॉर रीसेल। क्या लकड़ी बेचने के लिए होती है? नहीं होती। क्या वर्क इन प्रोग्रेस रेडी फॉर सेल होता है? नहीं होता। तो इसमें फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। AS2 ने कहा कि नहीं भाई नहीं, सिर्फ ये ही इन्वेंट्री नहीं होता, इन्वेंट्री का मतलब ये सब भी है। अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तब तो सिर्फ इन्वेंट्री का मतलब फिनिश गुड्स, लेकिन इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री का मतलब क्या क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल भी होगा, WIP भी होगा, फिनिश गुड्स भी होगा। क्लियर है बात? ये क्या है? मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। रॉ मटेरियल को क्या नाम दिया मैंने? मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरा ये क्या है बेटा? WIP। बोलो बेटा। इन द मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सब्सीक्वेंट सेल। ये प्रोसेस में है ना WIP। और ये क्या है? अवेलेबल फॉर सेल। बोलो बेटा। ठीक, तो इन्वेंट्री की कंप्लीट डेफिनेशन मुझे अब मिल गई। इन्वेंट्री की कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो गई अब AS2 के हिसाब से? इन्वेंट्री मींस एसेट्स। कौन सी? विच कैन बी यूज। चलो एक काम करो, पढ़ो मेरे साथ। अब एक बार पढ़ लीजिए वहीं पर, हाथ के हाथ पढ़ लीजिए। अब पेज नंबर 60। वो कुछ नई पुरानी बुक का फर्क होगा, कोई बात नहीं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ना जरा। एज पर AS2 इन्वेंट्रीज आर एसेट्स। कौन सी एसेट होंगी? हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किसकी बात कर रहे हैं? लिखो ब्रैकेट में फिनिश गुड्स, लिखो ब्रैकेट में फिनिश गुड्स, FG फिनिश गुड्स। पहले पॉइंट में AS2 ने कहा कि इन्वेंट्री का मतलब फिनिश गुड्स हो जाएगा। दूसरा, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। किसकी बात कर रहे हैं? WIP। लिखो WIP। इन्वेंट्री का मतलब WIP भी होगा, और इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। किसकी बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल। लिखो रॉ मटेरियल। तो ऑल द थ्री थिंग्स विल नाउ बी कवर्ड इन इन्वेंट्री, विल नाउ बी कवर्ड इन इन्वेंट्री। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि वो अलग बात है कि these two concepts will be covered in CA फाउंडेशन। और ये कहां कवर करेंगे? These will be covered in CA इंटरमीडिएट। मैं चाहूंगा इस चार्ट को फटाफट से ऑपोजिट साइड पर ड्रॉ कर लीजिए। पूरे चैप्टर की समरी है ये, वहीं पर ऑपोजिट साइड पर ड्रॉ कर लीजिए। इसे करें, करिए इसे नोट।
नोट करिए, इन्वेंट्री इन केस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। Work in progress or finished goods. The valuation of finished goods in case of trading organization and the valuation of raw material in case of non-trading organization will be covered in CA foundation. ये दो टॉपिक नहीं अलग हैं। ये तो वो फिनिश गुड्स हैं जो हम रेडीमेड बनाकर लाए थे और बेच दिया। ये वो हैं जो बनाए थे, उसका वैल्यूएशन के रूल्स अलग हैं, इसके रूल्स अलग हैं। दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। बेटा नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, बढ़ जाए आगे। अरे करो ना फटाफट से। बेटा बढ़ूं आगे। चलिए, ये तुमने एक वर्ड की बात की, अभी सिर्फ दो वर्ड थे। बेटा कौन कौन से दो वर्ड थे ये? एक वर्ड था हमारे पास यहां पर इन्वेंट्री, जिसकी हमने चर्चा कर ली। तो इन्वेंट्री एज पर AS2 ने डिफाइन किया इन्वेंट्री को। डेफिनेशन रटने मत बैठ जाना, कुछ भी नहीं रटना। जो वहां पर क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के, वो बहुत कम आते हैं, 4, 5, 6 नंबर के। एक नंबर का शॉर्ट नोट, 2 नंबर का शॉर्ट नोट, या 3 या 4 नंबर के डिफरेंसेस वगैरह। 12 नंबर का ट्रू फॉल्स आएगा, वो मैंने असाइनमेंट अलग से दे रखा है आपको। मैं इसलिए बता रहा हूं बात ये कि वहां पर जो भी शॉर्ट नोट आता है या डिफरेंस आएगा, वो प्योरली अपनी अंडरस्टैंडिंग पर आपको 4 या 5 लाइनें लिखनी है बस। तो उसके लिए रटने मत बैठ जाना थ्योरी। जैसे 11th 12th में अकाउंट्स में थ्योरी आती थी ना, रटते भी थे उसको, यहां पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और 1 नंबर के लिए अगर आपको लिखना है 4 लाइन तो लिख ही दोगे ना बेटा? हाँ बोलो ना। तो कैसे हाँ बोल दें, आपको पता नहीं हमारे बारे में। चलो कुल मिला के रटना नहीं है। वापस आते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इसमें वैल्यूएशन। अब बात आई कि जी इन्वेंट्री को वैल्यू करना है। क्यों वैल्यूएशन इसलिए करना है? जरा बताना, ये स्टॉक कहां कहां दिखाते हैं आप? अगर याद हो तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, याद है कि नहीं है? और यहां पर आया करता था ये स्टॉक, किस नाम से? ओपनिंग स्टॉक। और इसी में आया करता था क्या? क्लोजिंग स्टॉक भी। और फाइनली यही क्लोजिंग स्टॉक पहुंच जाता था बैलेंस शीट में, एसेट साइड पर। तो यानी कि इस स्टॉक का वैल्यूएशन तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टॉक का वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यू अगर आपने गलत निकाल दी तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। क्या प्रॉब्लम होगी जरा बताओ? अगर आपने ये फिगर गलत लिख दी तो बेटा ये प्रॉफिट भी गलत निकल कर आएगा। हाँ बोलो। हाँ, अगर ये गलत लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। या फिर अगर इसमें आपने कुछ गलती कर दी तो भी ये बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट आने वाली है, ये इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक बात मैंने क्लियर कर दी कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक विल इफेक्ट द प्रॉफिट। हाँ या ना? गलत कर दोगे तो प्रॉफिट पे फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा वो बात की बात है, फर्क पड़ेगा हाँ या ना? जैसे मेरे पास ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 1 लाख का, परचेजेस आ गई 5 लाख की, सेल्स आ गई 8 लाख की,
और क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख का। इस मुताबिक बताना बेटा जीपी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी? 4 लाख। काश मैं ऐसा कर देता, ये 4 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट बन जाता। क्या ये ठीक है इतनी बात? सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने एक सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दिया आपको। अब ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि क्लोजिंग स्टॉक इज रॉन्गली अंडर वैल्यूड। गलती हो गई भाई, गलती हो गई। ये 1.80 का मैंने वैल्यू कर दिया। मुझे बताओ मेरे प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और कितना रह जाएगा मेरा प्रॉफिट? बोलो। 3,80,000 रह जाएगा। यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी कम निकल कर आएगा। अब सोचकर बताओ, ये मैंने 2.5 लाख लिख दिया होता, इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया होता तो बताना अब क्या होता? प्रॉफिट बढ़ जाता। बोलो बेटा, यही तो बोल रहा हूं मैं। यानी मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक अगर आप ओवर वैल्यू कर दोगे तो बेटा प्रॉफिट भी क्या आएगा? प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक को केस भी अंडर वैल्यू करोगे तो बेटा प्रॉफिट भी कम आएगा। इसको हम बोलते थे प्यार से क्या? जिसे बोलते थे हम डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ जाएगा और एक के घटने से दूसरा घटेगा। क्लियर है? आज के बाद अब मैं बोलूं क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट विल हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट विल हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा भी घट जाएगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडरस्टेटेड, प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड। आई होप ठीक है बात ये। अब एक बात आप अपने आप ही बता दोगे मुझे, देखना जरा क्या। अब अगर मैं बात करूं यहां पर ओपनिंग स्टॉक की, देखना जरा। ओपनिंग स्टॉक गलती से मैंने कर दिया 75,000, गलती से 75,000 कर दिया। बताना प्रॉफिट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। शाबाश बेटा। 4,25,000 ना हो जाएगा क्या? बोलो बेटा। 4,25,000 ये घटा तो ये बढ़ जाएगा, तभी तो टोटल मैच होगा दोनों साइड का। ठीक। और ये बढ़ा तो ये घट जाएगा। कौन सा रिलेशनशिप हो गया ये? बोलो बेटा कौन सा हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप। लिखना जरा, ऑपोजिट साइड में नोट डालिए जरा। क्लोजिंग स्टॉक and profit have direct relationship. Closing stock and profit have direct relationship. मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये प्रॉफिट है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा। और क्लोजिंग स्टॉक घट रहा है, प्रॉफिट भी घटेगा। ये लिखा हुआ है वहां पर, ये सिंबॉलिकली लिखा है मैंने, टाइप किया हुआ, पढ़वा दूंगा अभी। पहले इसको देखो, सिर्फ इतना, इसको ऐसे ही नोट करो पहले समरी समझने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप।
अब ये बताना जरा, दूसरा पॉइंट बताओ मैं क्या लिखवाने वाला हूं आपको। ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, बोलो बेटा बोलो, हैव इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैव इनवर्स और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। जरा डिटेल में समझाओ इसे, समरी बनाकर बनवाई दोगे वो तो आप, अब बनवाओ फिर। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा। ओपनिंग स्टॉक कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। करिए नोट, करिए बेटा नोट फटाफट से। एक बहुत ध्यान से बात बताना मुझे, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करते हुए मुझसे गलती हो गई और मैंने स्टॉक 2000 से कम करके दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक 2000 से कम दिखा रखा है। व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट, अरे खत्म तो करने दो नलायक। व्हाट वुड बी इट्स इंपैक्ट ऑन करंट ईयर प्रॉफिट एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। इस साल क्लोजिंग स्टॉक घटा के दिखा रखा है तो इस साल का प्रॉफिट घट जाएगा। हाँ बोलो, बस खत्म। अगले साल का क्या मतलब, अगले साल यही ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग आपने कम दिखा रखा है तो इसका मतलब अगले साल का प्रॉफिट। क्लियर है बात, ये याद रहेगी। यहां नहीं यूज करूंगा, पार्टनरशिप में कहीं जाकर यूज करूंगा। वो बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक गलत वैल्यू हो गया, आप उससे क्या करोगे, झट से प्रॉफिट को ठीक कर दोगे उस साल के, लेकिन अगले साल में भी इसका इंपैक्ट आएगा, वो आप भूल जाओगे। अरे यही तो अगले साल ओपनिंग भी बनने वाला है। बोलो बेटा, ये जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है, ये ही तो अगले साल का ओपनिंग भी बनने वाला है। तो यानी जब यहां इफेक्ट करेगा तो अगले साल ओपनिंग बनकर फिर से प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। और ओपनिंग कैसे इफेक्ट करता है, इनवर्सली, और क्लोजिंग कैसे करता है, डायरेक्टली। बेटा ठीक है बात, ये पढ़ो जरा एक दो पॉइंट लास्ट में वहीं पे पेज पर। इंपैक्ट ऑफ रॉन्ग वैल्यूएशन ऑन नेट इनकम, बेटा दिख रहा है क्या, पढ़ लो जरा चारों पॉइंट। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड, ये रहा, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड। क्या लिखा हुआ है, नेट इनकम विल बी ओवरस्टेटेड। इफ ओपनिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड, नेट इनकम विल बी, क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड, इनकम विल बी, ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड, नेट इनकम विल बी। इन चारों को जाकर 1 घंटा लगाकर रट्टे मार लेना ध्यान से, ठीक है ना। हाँ नलायक, रट्टे मारोगे इसके, बेटा रटने की जरूरत है क्या, बोलो ना, लॉजिक है तो हमारे पास, कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाती है बात। बेटा आई होप ठीक है। चलो, तो यानी जी क्लोजिंग, ये हमने नोट कर ही लिया है, क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक विल इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक विल इफेक्ट द प्रॉफिट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक। अब सुनो ध्यान से, मैंने लिखवा दिया था आपको, कहाँ लिखवाया था,
चलिए, तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं आपके साथ फिनिश गुड्स की। यहां पर ठीक थोड़ी सी बात कर रहे हैं फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स अब अगर मुझे करना है, मैंने देख लिया इन्वेंट्री का मतलब क्या, मैंने ये भी समझ लिया कि उसका वैल्यूएशन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर वैल्यूएशन गलत कर देंगे तो प्रॉफिट पर फर्क पड़ जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक, अब कमिंग ऑन टू द वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या होता है ये भी समझ में आ गया, वैल्यूएशन समझ में आता है। समझिए, मेरे पास कुछ फिनिश गुड्स हैं और चलो ऐसे नहीं, AS2 कहता है मुझे, लॉजिक बात बताऊंगा। वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, मैंने कहा जी बड़ी सारी चेयर पड़ी हुई हैं मेरे गोडाउन में, मुझे उनका वैल्यूएशन करना है। ASG जरा मदद कर दीजिए। ये पहला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा हमारा, पहला क्वेश्चन शुरू है। और बहुत बार ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं कॉन्सेप्ट, CA इंटरमीडिएट में भी लगातार पूछा जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वहां पर AS का, पहला कंपलसरी 20 नंबर, उसमें 4-5 पार्ट्स होते हैं AS के, वहां पर भी रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है, AS ने कहा कि अगर आपको अगर फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना है, फिनिश गुड्स वही चेयर पड़ी हुई हैं बनी बनाई रेडीमेड, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेडिंग वाले की बात कर रहे हैं, बोलो बेटा। वैसे तो फिनिश गुड्स यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं सीए फाउंडेशन के लिए, तो कौन से फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की। खैर, तो एएस ने कहा फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड एट, इसका वैल्यूएशन करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV। सर ये क्या ही कह दिया आपने, कॉस्ट का मतलब क्या है समझ में आता है सबको, जितने का खरीद कर लाए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज कॉस्ट, कुछ भी कह लो। ठीक, मैंने वो चेयर खरीदी थी 10,000 रुपए में और इसका NRV है। नाउ व्हाट इज NRV? NRV इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कल को जब मैं इस चेयर को बेचूंगा, कल को बेचूंगा, आज तो 31 मार्च है, गोडाउन में पड़ी हुई है, वैल्यूएशन करना है, कल को बिकेगी ना ये, कल मतलब अगले साल जब ये बिकेगी तो कितना नेट रियलाइज हो जाएगा, नेट पैसा क्या लग रहा है आपको, मुझे कितना मिल जाएगा, इज कॉल्ड NRV। क्या मतलब बताया NRV का? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कैसे आएगी ये? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। बोलो बेटा, कल को लग रहा है ये 10,000 की चेयर है, लग रहा है अगले साल में से 12,000 में बेच दूंगा, लेकिन हां जिस एजेंट के थ्रू बिकेगी 400 रुपए वो कमीशन ले जाएगा। तो बताओ जरा नेट मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा? 1600 आएंगे। बोलो सॉरी कितना बताया मैंने, चलो जो भी है 12,000 माइनस 400 आएगा, यानी लेस क्या करेंगे इसमें से लेस कर दीजिएगा। ये बार बार वर्ड एस्टिमेटेड बताओ क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारी बात फ्यूचर की है, कल को कितने में बिक जाएगा और उसे बेचने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा वो माइनस कर दें तो यू विल गेट द NRV। ये वर्ड समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अभी? बोलो बेटा। 10,000 की चेयर है मेरे पास, मैंने हिसाब किताब लगाया भाई अगले साल इसे बेचूंगा
तो एजेंट का कमीशन, ब्रोकरेज खर्चे काट कूट कर मुझे 11,000 मिल जाएंगे। तो एनआरवी कितनी हो गई उसकी? 11,000। नेट रियलाइज कितना होगा? नेट रियलाइज कितना होगा? अब बात आती है मैंने पूछा एएस से, मैंने कहा एएस जी बैलेंस शीट में ये फिनिश गुड्स दिखाने हैं, कितने पर दिखाएं? 10 पर दिखाएं या ये कितना बताया मैंने आपको? 11,000। 10,000 पर दिखाएं या 11,000 पर दिखाएं? तो एएस ने क्या जवाब दिया, जल्दी बताओ। एएस ने बोला कि इन्वेंट्री को, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को वैल्यू करना कैसे? जो भी कम हो, जो भी इन दोनों में से कम हो उस कम पर वैल्यू करना। बताना बेटा कम कितना है, जल्दी बोलो कम कितना है। तो ये फिनिश गुड्स कितने पर आएगा? 10,000 पर। क्या इतनी बात समझ में आती है? पहले फेस की, फर्स्ट राउंड की बात समझ में आती है? ठीक, अभी डिटेलिंग कर रहा हूं उसकी मैं और। लेकिन एएस ने कहा फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए, बड़ा आसान हो गया। मान लेते हैं यहां कॉस्ट है 15,000, एनआरवी काट पीट कर आ गई 13,500 रुपए। बताओ किस पर वैल्यू करोगे? 13,500 पर। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बैलेंस शीट में 13,500 पहुंच जाएंगे। क्या यहां तक ये बात क्लियर हो रही है? सर ये हो तो गया लेकिन कुछ लग रहा है रट सा लिया हो, मतलब ये बना कैसे, क्यों किया ऐसा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ऐसा किया क्यों है वो देखो। अब अलग अलग केस से बता रहा हूं मैं आपको। फिनिश गुड्स, लेट्स से कॉस्ट एनआरवी। पहला केस, केस ए, कॉस्ट थी 10,000, एनआरवी है 12,500। भूल जाओ रूल को, भूल जाओ रूल। मुझे ये बताओ इसकी हिंदी करके क्या लिखा हुआ है ये? मैंने चेयर खरीदी 10,000 में, अगले साल बेचकर सब काट पीट करके 12,500 मिल जाएंगे। बोलो बेटा, इसका मतलब एस्टिमेटेड गेन होने वाला है फ्यूचर में। बोलो बेटा कितने का? 2,500 रुपए का। यही मतलब है इसका हिंदी में। 10,000 की चेयर पड़ी हुई है, अगले साल बेचेंगे, 12,500 में बिक जाएगी, 2,500 का मेरे को फ्यूचर गेन होने वाला है। नजर आ रहा है आपको? हाँ बोलो। दूसरा केस, मेरे पास कॉस्ट है 20,000 और यहां पर 17,800 रुपए। बताओ क्या मतलब है इसका? 20,000 की चेयर पड़ी है, अगले साल जब बेचूंगा काट पीट करके 17,800 मिल जाएंगे। यानी क्या होगा? इट वुड रिजल्ट इन एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस। हाँ बोलो कितने का? 2,200 का। ठीक। नाउ अ कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। याद आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट ऑफ, ये ज्ञान पेल रहा हूं मैं आपके ऊपर। वैसे तो बात खत्म हो गई हमारी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, रट लो, काम खत्म। लेकिन मैं डिटेलिंग करा रहा हूं पूरी की पूरी, वो कहां से बनकर आया है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जरा बताना है क्या कहता है ये? दिस रूल स्टेट्स, क्या कहता है? ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस, बट अगर भविष्य में कोई घाटे दिख रहे हैं तो उसे तो आज ही बुक कर दो।
उसे तो भाई साहब आज ही बुक कर दो। लग रहा है भविष्य में कोई घाटा है कि जी कल को ऐसा करेंगे शायद, आज ही बुक कर दो। कंजर्वेटिज्म, छोटी सोच, डर कर रहना। लेकिन बट नेवर एंटीसिपेट फ्यूचर गेन्स। बेटा समझ में आ रही है बात? भविष्य में होने वाले कोई गेन अगर हैं तो नेवर एंटीसिपेट, उनको इग्नोर कर दीजिए। बेटा ये रूल याद आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टेट्स ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट नेवर एंटीसिपेट योर फ्यूचर गेन्स। तो अब देखना जरा, ये देखना जरा, ये फ्यूचर गेन था कि नहीं था? क्या करें इसे? क्या करें इसे? बेटा इग्नोर कर दें इसे। अरे जब होगा तब देखा जाएगा। आज मुझे भंगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओ मेरा मुनाफा होने वाला, 2500 का मुनाफा होने वाला कि चलो पार्टी कर ले। नहीं भाई नहीं, जब होगा तब देखेंगे। इग्नोर करो, मत देखो उसकी तरफ, कोई पार्टी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में घाटा होने वाला है तो क्या करें? क्या करें बेटा? इसको आज ही प्रोवाइड कर लीजिए, प्रोविजन कर लीजिए, किताबों में बुक कर लीजिए, आंसू बहा लीजिए। घाटा हो गया 2200 रुपए का, हो गया, होने वाला है, कोई बात नहीं, आज मान लो, किताबों में आज ही बुक कर लो। बेटा क्लियर है इतनी बात? तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट क्या होगा? स्टॉक कितने में खरीदा था जल्दी बताओ बेटा? स्टॉक कितने में खरीदा था? 10,000 में। फ्यूचर में गेन होने वाला है। इग्नोर करो, इग्नोर। तो वैल्यूएशन कितने में होगा? 10,000। यहां कितने में खरीदा था? ओ घाटा होने वाला है, क्या करो? प्रोवाइड करो। लो जी 20,000 माइनस 2200 यानी कितने में वैल्यूएशन होगा? 17,800। रूल देखना क्या बन गया? रूल क्या बन गया? कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज। आई होप ठीक है बात सारी है, समझ में आती है बात कि नहीं आती है? ठीक, खत्म बात। और क्या ही रटना है इसमें? क्या ही रटना है इसमें? कोई रटने वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट है कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, एंड दिस रूल, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, फटाफट सारी बातें लिख लेते हैं। ऑपोजिट साइड में लिखना शुरू करिए। वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स ब्रैकेट में AS2। नेक्स्ट पेज यूज कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ब्लैंक साइड सारी इसीलिए ही हैं। ये सारी बातें लिखाऊंगा अब। लिखना शुरू करें। वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एज पर AS2। पहला पॉइंट, फिनिश्ड गुड्स शुड बी वैल्यूड एट। बेटा बताओ कैसे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower। दूसरा, NRV means net realizable value। तीसरा, NRV is equal to estimated selling price less estimated selling expenses।
above rule of valuation is based on the concept of conservatism. बेटा लिख रहे हो सारी बातें? Above rule of valuation is based on the concept of conservatism. लिख लें इसके बारे में भी. Concept of conservatism states that, क्या बोलता है ये? Always provide for future losses but never anticipate your future gains. कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म के वजह से ये वैल्यूएशन का रूल बनकर आया है और ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट नेवर एंटिसिपेट योर फ्यूचर गेन्स. बेटा क्लियर है बात ये? इसके बाद मैं चाहूँगा ये ज़रूर एक बार नोट कर लीजिए ये जो बनाया हमने. एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए इसके ऊपर. ये कर लीजिए नोट, ये बाद में याद आएगा, बाद में काम आएगा रिवाइज करते हुए. बेटा नोट कर लिया ये? नोट कर लिया? चलिए एक छोटी सी बात और देखिए इसमें. ये 3 प्रकार के फिनिश गुड्स मेरे पास हैं. 10,000, 12,000
5,000, 5,000, 20,000, 16,000। कॉस्ट बताओ। 35,000 बोलो बेटा। और यहां पर 33,000। वैल्यूएशन बैलेंस शीट में कितने का करिएगा? 35 या 33? बोलो बेटा। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यही होगा बेटा। तो शुड बी वैल्यूड एट 33,000। क्लियर है बात ये? हाँ बोलो बेटा। गलत है, गलत है। देखो आपने क्या किया, आपने क्या किया मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर बताना फ्यूचर गेन लग रहा था आपको कितने का? यहां पर कुछ नहीं, यहां पर क्या लग रहा था? फ्यूचर लॉस कितना? लॉजिकली क्या होना था? लॉजिकली ये इग्नोर हो जाना चाहिए था और ये पूरा बुक होना चाहिए था। बोलो। आपने इसको इससे सेट ऑफ किया, नेट घाटा 2,000 निकाला और 35 के स्टॉक को 2,000 से रिड्यूस करके 33 में दिखा दिया। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सेट ऑफ कर ही नहीं सकते भाई। अगर फ्यूचर गेन है तो स्ट्रिक्टली इट शुड बी इग्नोर्ड और ये शुड बी प्रोवाइडेड। ये लॉस बुक करना है तो जो 35 का स्टॉक था इसमें से क्या करेंगे? 4 माइनस करके कितने पर दिखाएंगे? 31,000 पर दिखाएंगे। सर 31 आएगा कैसे? ये बड़ा आसान है। इंडिविजुअल आइटम्स को कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा 31। अच्छा लॉजिकली 31 समझ में आता है ना? लॉजिकली समझ में आता है। अब आप क्वेश्चन कर लेते हैं करने के स्टाइल से कि एग्जाम में क्या करना है। बताओ इंडिविजुअली कंपेयर करके बताओ मुझे ए का वैल्यूएशन कितने में होगा? कितने में? बी का बताओ और सी का बताओ। टोटल बताना। ओह माय गॉड बेटा 31,000 ही आ गया। ये तो मैं ना कहता था आपसे कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो वो 31 ही बनना चाहिए। बोलो बेटा। 31 ही आ गया, क्या ही दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात। रूल क्या बता दिया मैंने एक नया? कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विद एनआरवी हैज टू बी मेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद टोटल एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स। क्या लिखवा दूं रूल एक और? ये लिख लो, क्या ही दिक्कत है? सर ऐसे बड़े मजे आते हैं। लिख समझाने के बाद ना ये रहा बेटा पॉइंट्स लिखो। 6 पॉइंट खत्म आज की क्लास बस। कंपैरिजन ऑफ cost with NRV has to be made on item by item basis. Comparison of cost with NRV has to be made on item by item basis, comma total cost of finished goods cannot be compared with total NRV of finished goods. Total cost of finished goods cannot be compared with the total NRV ऑफ फिनिश गुड्स। बेटा ठीक है? आसान सा था। देखो अभी क्वेश्चन दिखाता हूं आपको जो एग्जाम में आया हुआ है। बहुत बार पता नहीं क्यों पूछता है, क्यों उससे इस क्वेश्चन से इतनी मोहब्बत है। क्वेश्चन 15 देखिए एक बार।
ये नोट नहीं किया क्या? कर लो। क्वेश्चन 15 बेटा दिख गया 15 क्वेश्चन। अ डीलर हैज द फॉलोइंग 5 आइटम्स इन द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। 5 प्रकार का स्टॉक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। सबकी अलग अलग कॉस्ट, सबकी अलग अलग एनआरवी दी हुई है। क्या कंपेयर करके टोटल कॉस्ट निकाल लो, टोटल एनआरवी निकाल लो, दोनों में से जो कम हो वो आंसर लिख दोगे। अरे क्या सांप सूंघ गया क्या? बोलो ना। तो फिर क्या गलती है इसमें? टोटल कंपेयर नहीं करेंगे भाई। पहले वाले स्टॉक का बताना वैल्यूएशन कितना होगा, दूसरे का बताओ, तीसरे का बताओ, 265 और चौथे का बताओ। इसके साथ ही आज की क्लास खत्म होती है। स्वाहा। बोलो बेटा। ठीक है बेटा। चलिए इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये जो हमने किया। मैं कल लिख के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कैसे लिख के प्रेजेंटेशन करनी है इसकी। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।